टुडेज लेक्चर स्टार्ट विथ आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड में हम सीखने वाले हैं दैट द आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल ऑन द अर्थ। इट मींस आरएनए डीएनए से पहले एग्जिस्ट कर रहा था। आरएनए के 3 टाइप्स है यहाँ पे। पहला एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, सेकंड इज टीआरएनए या फिर उसे हम कहते हैं एस आरएनए। टीआरएनए मींस ट्रांसफर आरएनए एंड एस मींस soluble RNA. Third one is rRNA. rRNA means ribosomal RNA. These are the 3 types of RNA: mRNA, tRNA and rRNA. Let's see one by one in a detail. अब ये जो मैसेंजर RNA है, जब डीएनए से आरएनए बनेगा एंड आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो जब डीएनए से आरएनए बनता है, वो जो आरएनए है वो एमआरएनए होता है। ठीक है, लेट्स सी। ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। हम आगे देखेंगे कि आरएनए डबल स्टैंडर्ड क्यों नहीं होता। अब ये 5 to 3 स्टैंड है आरएनए का। ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है आरएनए पे। से राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो हम इसे कहेंगे पॉलीराइबोसोम। राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं। कई ज्यादा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे पॉलीराइबोसोम्स कहेंगे। जो एमआरएनए है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल बिहेव करता है। एमआरएनए बिहेव्स एज ए जेनेटिक मटेरियल। सेकंड वन इज टीआरएनए या फिर उसे एसआरएनए भी कहते हैं। टीआरएनए मींस ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर कुछ ये ऐसा होता है एंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अमाइनो एसिड्स, तो हम इसे कहेंगे अडाप्टर। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है टीआरएनए का जिसे हम अडाप्टर कहते हैं। अब ये टीआरएनए है, ये जो टीआरएनए है ये एमआरएनए को पढ़ लेता है। ठीक है, यानी कि एमआरएनए पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको ये पढ़ लेता है कि एमआरएनए पे क्या लिखा हुआ है, मतलब एमआरएनए कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, उसको पढ़ने का काम ये टीआरएनए करता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडन। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंटीकोडन, उसके हेल्प से ये इंफॉर्मेशन पढ़ लेता है ऑन ऑफ एमआरएनए। टीआरएनए प्रोटीन बनाने के लिए जो अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं वो भी ये लाता है। प्रोटीन तो अमाइनो एसिड से बनता है। अब जो अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, वो अमाइनो एसिड्स ये टीआरएनए लाता है विद द हेल्प ऑफ दिस अडाप्टर। ठीक है, अब लास्ट वन इज एन आरआरएनए। या आरआरएनए मींस राइबोसोमल आरएनए। अब आरआरएनए का रोल क्या है? स्ट्रक्चरल रोल है इसका। आरआरएनए का स्ट्रक्चरल रोल है टू मेक प्रोटीन्स। प्रोटीन बनाने के लिए जो स्ट्रक्चरल रोल है वो आरआरएनए का है। स्ट्रक्चरल रोल टू मेक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसमें 23 एसआरआरएनए भी होता है, 23 एसआरएनए भी होता है, जिसे हम राइबोजाइम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? राइबोजाइम भी कहते हैं। राइबोजाइम, ये याद रखना, ये एमसीक्यू आ सकते हैं ऐसे। आरआरएनए वो कैटालाइटिक भी है, ये कैटालाइटिक भी है। कैटालाइटिक है, इट मीन्स दैट आरआरएनए ऑल्सो वर्क एज एन एंजाइम। कैटालाइटिक है, इट मीन्स आरआरएनए वर्क एज एन एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा। अब सेंट्रल डोग्मा ये है कि अब पहले तो डीएनए है। डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन। डीएनए से डीएनए बन जाए, यानी कि खुद को रिप्लिकेट करे, तो उससे कहते हैं रेप्लिकेशन। खुद की कॉपीज बना ले तो उसे कहेंगे रेप्लिकेशन। बट अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। एंड आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो उस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए बन रहा है, खुद को रेप्लिकेट कर रहा है तो उसे रेप्लिकेशन कहेंगे। डीएनए से आरएनए बन रहा है, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहेंगे। कभी कभी ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी हो जाता है, यानी कि आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, जिसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये मोस्टली तो वायरसेस में होता है, यानी कि इन रेट्रोवायरसेस। ये रेट्रोवायरस में होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा हम इसी प्रोसेस को कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनना, खुद की कॉपीज बनाना, खुद को ही रेप्लिकेट करना, उसे रेप्लिकेशन कहेंगे। डीएनए से आरएनए बनना, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। आरएनए से प्रोटीन बनना, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहेंगे। अगर आरएनए से डीएनए बन रहा हो तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, एंड ये मोस्टली पाया जाता है रेट्रोवायरस में। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट इज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये सेमी मीन्स हाफ, कंजर्वेटिव मीन्स ये कंजर्व हो रहा है।
अब ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के समय मेसेल्सन एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंट करा इन 1958 ऑन ई कोलाई। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट करा टू नो द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन। ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता क्या है ये जानने के लिए उन्होंने 1958 में ई कोलाई बैक्टीरिया पे रिसर्च किया बाय यूजिंग हेवी नाइट्रोजन। मेसेल्सन एंड स्टाल ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए हेवी नाइट्रोजन का यूज किया, हेवी नाइट्रोजन N15। ये N15 ये कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है नाइट्रोजन की, बल्कि ये हेवी आइसोटोप है, ठीक है। इट इज हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, इट इज हेवी आइसोटोप, नॉट रेडियो आइसोटोप। ये कोई रेडियो आइसोटोप है नहीं, ये बस हेवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का। एंड देन फिर दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा, टेलर एंड उनके कुछ साथी, देयर कलीग्स। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा इन 1958। उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट करा? विसिया फाबा पे। वर्कड ऑन विसिया फाबा, ये फाबा बीन्स है, ये विसिया फाबा बीन्स है। उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट करा बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव थायमिडीन। इन्होंने यहाँ पे रेडियो एक्टिव थायमिडीन का यूज किया। अब हम देखेंगे कि ये सेमी कंजर्वेटिव होता क्या है। अब ये थायमिडीन है, इन आया, इसका मतलब ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड का सफिक्स क्या होता है? इन। अगर न्यूक्लियोटाइड होता तो उसका सफिक्स क्या आता? एट या फिर इक एसिड, बट ये न्यूक्लियोसाइड है। हमने कैसे पहचाना? क्योंकि इसका सफिक्स इन आया, राइट, IN आया, तो ये हुआ न्यूक्लियोसाइड। नाउ लेट्स सी कि ये सेमी कंजर्वेटिव चीज है क्या। अगर ये डीएनए है और ये यहाँ पे खुद को उसने रेप्लिकेट कर दिया, यहाँ पे इसने खुद को रेप्लिकेट कर दिया, राइट। तो ये रेड वाला पैरेंटल डीएनए हुआ, इसका हाफ 1 स्ट्रैंड आया, इसमें अगले जनरेशन में 50% एक स्ट्रैंड आ गया, और ये दूसरा नया स्ट्रैंड उसने खुद से तैयार कर लिया, रेप्लिकेट हो गया। तो ये 50% जो पहले जनरेशन से आया, तो पहले जनरेशन का उसने 50% कंजर्व किया, तो इसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। यहाँ पे लिख लेते हैं 50% इज कंजर्व्ड। पहले जनरेशन का उन्होंने 50% कंजर्व किया और 50% दूसरा नया बना लिया, तो 50% तो कंजर्व कर लिया, यानी कि आधा, यानी कि सेमी कंजर्व कर लिया, सेमी कंजर्वेटिव। आया समझ में? बस यही है, यानी कि ये एक डीएनए स्ट्रैंड है। उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में ये एक स्ट्रैंड पहले का, ये उन्होंने दूसरा खुद का रेप्लिकेट कर दिया एक स्ट्रैंड से, ये पहले का एक खुद का रेप्लिकेट किया हुआ, तो ये हुआ 50% कंजर्व्ड, राइट। ये हुआ 50% कंजर्व्ड, यानी कि ये पैरेंटल स्ट्रैंड हुआ। एंड ये 50% न्यू डीएनए। तो 50% न्यू डीएनए हुआ एंड 50% पहले का डीएनए उन्होंने कंजर्व किया, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का एक ही स्ट्रैंड रह गया और दूसरा स्ट्रैंड नए जनरेशन का बन गया, तो 50% पहले जनरेशन का कंजर्व हो गया, तो उसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। अब मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, जहां पर उन्होंने हेवी नाइट्रोजन आइसोटोप का यूज किया। अब वो क्यों किया, लेट्स सी। ये है N15 नाइट्रोजन यूज किया हुआ डीएनए। इस डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन यूज किया है? हेवी आइसोटोप वाला। इससे और 2 डीएनए बन गए। ये पहला स्ट्रैंड तो वैसा की वैसा रहेगा, पहला स्ट्रैंड तो जैसा था वैसा ही रहेगा, और एक स्ट्रैंड ये नया बन जाएगा, एंड ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, उन्होंने क्या करी, ये N14 में रख दी, N14 कंडीशन में रख दी, केप्ट इन N14 एनवायरमेंट, ठीक है, केप्ट इन N14 एनवायरमेंट। पहली जनरेशन जो थी उन्होंने N15 डीएनए से ले ली थी, ठीक है, या इस डीएनए में जो नाइट्रोजन यूज हुआ वो हेवी आइसोटोप वाला था, बट जो आगे की जनरेशन है उन डीएनए को स्टाल एंड मेसेल्सन ने N14 एनवायरमेंट में रखा। तो जो नया डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, उस डीएनए में नाइट्रोजन 14 आएगा, और जो पहले वाला डीएनए है, ये पैरेंटल डीएनए, उसमें नाइट्रोजन N15 का होगा, ठीक है। तो ये जो नया स्ट्रैंड बना, इससे N14 नाइट्रोजन होगा, एंड ये जो पहले का स्ट्रैंड है पैरेंटल स्ट्रैंड, उसमें नाइट्रोजन होगा N15। आगे वाले जनरेशन में क्या हुआ? अब आगे वाले जनरेशन में फिर इसका रेप्लिकेशन हुआ, फिर उसने खुद को रेप्लिकेट कर दिया, तो ये स्ट्रैंड तो रहेगा ही, फिर ये एक स्ट्रैंड तो रहेगा ही रहेगा, फिर यहाँ पे एक स्ट्रैंड बन जाएगा, और फिर यहाँ पे एक और स्ट्रैंड बन जाएगा। ये जो साइकिल कंप्लीट है ना, ये 20 मिनट में साइकिल कंप्लीट होती है। यहाँ पे हो जाएंगे 40 मिनट, पर 20 मिनट में डीएनए खुद को रेप्लिकेट करेगा। ये जनरेशन है फर्स्ट,
ये है जनरेशन सेकंड। अब यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड N14 वाले आ गए, N14 डीएनए वाले दोनों स्ट्रैंड आ गए। यहाँ पे एक N14 है और एक N15 वाला स्ट्रैंड है पहले वाला। यहाँ पे भी N14 वाला एक है और एक पहले वाला है N15 वाला। यहाँ पे दोनों N14 वाले हैं। अगर हम इस डीएनए को टेस्ट ट्यूब में लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस डीएनए को अगर ग्रेविटेशनल फोर्स देकर, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अगर हमने ये ट्यूब ले ली, एक हमने ये टेस्ट ट्यूब ले ली इसमें, तो यहाँ पे जो ये बैंड, तो ये डीएनए बैठ जाएगा नीचे, क्योंकि ये हेवी है और हेवी जो भी है वो नीचे बैठ जाता है, जो लाइट वेट है वो ऊपर आ जाता है। तो ये हेवी स्टैंड हो गया ना, क्योंकि इसमें N15 वाले नाइट्रोजन है, हेवी आइसोटोप वाले नाइट्रोजन है। और फिर अगर हमने इस वाले जनरेशन को टेस्ट ट्यूब में ले लिया, इस हमने फर्स्ट जनरेशन को टेस्ट ट्यूब में ले लिया, तो फर्स्ट जनरेशन में N14 एंड N15 दोनों स्टैंड है, राइट। N15 एंड N14 दोनों स्टैंड है। हमने इस डीएनए को एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और उस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज कर दिया हमने, वो गोल 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 फिरा जोर से, हाई स्पीड से। तो वो जो अंदर का डीएनए वो बीच में बैठेगा, ठीक है। अगर हेवी होता तो वो बॉटम में बैठ जाता, अगर लाइट वेट होता तो अपर साइड पे बैठ जाता। बट ये ना हेवी है ना लाइट वेट है, क्योंकि इसमें दोनों नाइट्रोजन आइसोटोप है, हेवी एंड लाइट वाला, N15 एंड N14। तो ये बैठेगा बीच में, क्योंकि यहाँ पे है N14 एंड N15। ये हो गया हाइब्रिड डीएनए। अब ये सेकंड जनरेशन को टेस्ट ट्यूब में ले लिया और इसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया हमने, तो यहाँ पे दो बैंड हमें नजर आएंगे टेस्ट ट्यूब में। एक तो लाइट वेट बैंड होगा, वो ऊपर आ जाएगा। लाइट वेट बैंड यानी कि N14 वाले डीएनए, ये लाइट, इन डीएनए का कोई वेट नहीं, ये लाइट वेट है तो वो ऊपर बैठेंगे। बट ये जो दोनों हाइब्रिड है बीच में, N14 एंड N15 वाले, तो ये बैठ जाएंगे बीच में, ना बॉटम में ना अपर, ये बैठ जाएंगे बीच में, N14 एंड N15, ठीक है। तो ये हो गया लाइट बैंड और ये हो गया हाइब्रिड एंड ये वाला है हेवी। तो आई बात समझ में, ये है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, कि यहाँ पे 50% पेरेंटल डीएनए कंजर्व हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो अगर हम इस डीएनए को ग्रेविटेशनल फोर्स देकर यानी सेंट्रीफ्यूगेशन से हम सेपरेट कर दे, तो यहाँ पे इसके बैंड ऐसे आ जाएंगे। तो इसके बैंड ये ऐसे बैठ जाएंगे, हेवी हुआ तो बॉटम में आ जाएगा, लाइट हुआ तो अपर साइड, अगर हाइब्रिड हुआ तो बीच में। अब जो हमने ये ग्रेविटेशनल फोर्स देकर हमने जो सेंट्रीफ्यूगेशन देखा, उसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ये किसका एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट किसका है? मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट किसने करा? मेसेल्सन एंड स्टाल, ठीक है। दिस इज हाउ द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब यहाँ पे देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मान लो ऐसा डीएनए है, स्ट्रैंड बनाना है, तो यहाँ पे ऐसा खोलना पड़ेगा इसको, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे एक और स्ट्रैंड बनेगा एंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे एक और स्ट्रैंड बनेगा, राइट। डीएनए ऐसा ही बनता है। अगर दोनों ही ऐसे कंडेंस है तो दूसरा स्ट्रैंड कैसे बनेगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है तो ये डीएनए को, जो ये कंडेंस डीएनए है, इसको खोलना पड़ेगा, तब ये दूसरा स्ट्रैंड बन पाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री। ये है डीएनए, यहाँ से ऐसे खुलेगा डीएनए, राइट। अगर रेप्लिकेशन होना है तो यहाँ से इसे खोलना पड़ेगा। ये है 5 to 3 स्ट्रैंड, ये है 3 to 5 स्ट्रैंड एंड यहाँ पे है, यहाँ पे अब ये है नाइट्रोजन बेसिस ATGCAT। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री इधर आएंगे TACGTA, राइट। ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। यहाँ पे आता है एंजाइम हेलिकेज, ये है हेलिकेज। ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? ये डीएनए खोलने में मदद करता है। हेलिकेज एंजाइम ये डीएनए खोलने में मदद करता है। अगर ये ऐसा डीएनए है, अगर इसको खोलना है हमें इस तरह से, तो ये किससे खुलेगा? हेलिकेज से। हेलिकेज इसको ऐसे खोल देगा विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम, डीएनए विल गेट ओपन। अब ये 5 to 3 है तो यहाँ पे ये बनेगा 3 to 5 वाला स्टैंड, राइट। एंड डीएनए सिंथेसिस ऑलवेज फ्रॉम 5 to 3। डीएनए की सिंथेसिस कहाँ से होती है? 5 से लेकर 3 तक। अगर यहाँ पे हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए तो यहाँ पे पहले आएगा आरएनए प्राइमर, तो ये आएगा यहाँ पे प्राइमर। अब यहाँ पे जुड़ते जाएंगे जीटीपी, सीटीपी। जीटीपी यानी कि गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा सीटीपी। सीटीपी यानी कि साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे जुड़ जाएगा एटीपी। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
और यहाँ पे टीटीपी यानी कि थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे ये नाइट्रोजन बेसेस जुड़ते जाएंगे। अब यहाँ पे ये ट्राइफॉस्फेट है ना, ये जो 2 फॉस्फेट है तो हमने यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट कह दिया, तो यहाँ पे एक ही फॉस्फेट लगता है न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। तो 2 फॉस्फेट जो ब्रेक हो गए ना, तो दोनों फॉस्फेट जो ब्रेक होते हैं उससे जो एनर्जी बनती है उसी एनर्जी से ये आगे वाले बॉन्ड सिंथेसाइज होते हैं बाय यूजिंग दैट एनर्जी पायरोफॉस्फेट की। एंड एक फॉस्फेट है वो is used and one phosphate is used to make phosphodiester bond. DNA is always synthesized from 5 to 3 direction। तो यहाँ पे कोई अड़चन नहीं आई, ये डायरेक्टली सिंथेसिस हो रहा है स्ट्रैंड, ये डीएनए डायरेक्टली सिंथेसिस हो जाएगा। बट यहाँ पे दूसरे वाले स्ट्रैंड में 3 to 5 है, राइट, 3 to 5, तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ आएगा 5। तो इससे हर जगह यहाँ पे प्राइमर लगेंगे, राइट, यहाँ पे प्राइमर लगेंगे एंड ये प्राइमर लगेंगे और ये फिर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में ये डीएनए स्ट्रैंड बनता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 to 5 डायरेक्शन आ रहा है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा 5 to 3, तो जिसे हम कहते हैं ओकाजाकी, तो उसे हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अब ये जो टुकड़े टुकड़े में ये जो बन रहा है डीएनए, अब ये फिर ये सारे जोड़ने के लिए एक फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम आता है जो ये सारे स्ट्रैंड को जोड़ देता है एंड वो सिंपल सिंगल स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर देता है। ठीक है, अब ये जो 2 स्ट्रैंड्स है इसको जोड़ने के लिए आएगा डीएनए लाइगेज। ये गम का काम करता है, ये फेविकॉल का काम करता है डीएनए लाइगेज। ये दीज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स वाले स्ट्रैंड पे यहाँ पे ये एसएसबी प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहेंगे। एसएसबी प्रोटीन्स क्या करते हैं, अगर ये एक बार ये डीएनए स्ट्रैंड खुल गया ना तो ये वापस से जुड़ ना जाए, तो इसके लिए ये स्ट्रैंड को पकड़ के रखते हैं एसएसबी प्रोटीन्स, ताकि वो वापस से जुड़ ना जाए। ये पहला वाला पेरेंटल स्ट्रैंड है, अगर ये 5 to 3 है तो इसका कॉम्प्लीमेंटरी बनेगा 3 to 5 एंड अगर ये दूसरा वाला 3 to 5 है तो इसका कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड बनेगा 5 to 3। ऐसे डीएनए रेप्लिकेट होता जाएगा। तो इन द एंड द कंप्लीट डीएनए गेट्स रेप्लिकेटेड इन 5 फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की 5 फेज में ये पूरा डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है। एंड डीएनए के जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो बोथ स्ट्रैंड क्या बिहेव करते हैं एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर रेप्लिकेशन। यहाँ पे लिख लेते हैं बोथ स्ट्रैंड्स। देखिए ना, यहाँ पे ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड बिहेव कर रहे हैं ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये बन रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये बन रहा है, तो ये दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट बिहेव कर रहे हैं। तो डीएनए के बोथ स्ट्रैंड बिहेव एज अ टेम्पलेट यानी कि पेरेंटल स्ट्रैंड, जिसके जैसा दूसरा स्ट्रैंड बनेगा फॉर रेप्लिकेशन। आई बात समझ में? अब हम रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है एंड यूकैरियोटिक में कैसा होता है वो देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है ना कि उसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर, अगर ये सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है तो यहाँ पे एक ORI साइट होती है, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो समझ में तो आए रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से करें, तो ये ORI साइट होती है। तो ये ORI साइट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता, सिर्फ ORI साइट से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब इधर से एक डीएनए बनेगा और इधर से एक और दूसरा डीएनए बनेगा, दोनों साइड से 2 डीएनए सिंथेसाइज हो जाएंगे। एंड यहाँ पे होती है टर साइट यानी कि टर्मिनेटर। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे रेप्लिकेशन, अगर ORI साइट पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया तो टर साइट पे रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये होता है बैक्टीरिया में यानी कि प्रोकैरियोट्स में। तो ये हो गया बैक्टीरियल डीएनए में दिस इज हाउ दे गेट रेप्लिकेटेड। बट यूकैरियोटिक का अलग है। तो यूकैरियोटिक में एक ORI साइट नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ही ORI साइट प्रेजेंट होती है एक पूरे डीएनए पे। बट यूकैरियोटिक में एक पूरे डीएनए पे कई सारी ORI साइट प्रेजेंट होती है, राइट। अगर यहाँ पे भी हो प्रेजेंट, यहाँ पे भी प्रेजेंट हो, यहाँ पे भी प्रेजेंट हो, अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो अगर यहाँ पे ORI प्रेजेंट है तो इधर से इस साइड एक डीएनए बनेगा, इस साइड बनेगा, ये दोनों साइड डीएनए सिंथेसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल ORI साइट्स, तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, मल्टीपल ORI साइट प्रेजेंट होती है। यहाँ से एक डीएनए बनेगा, यहाँ से एक डीएनए बनेगा, राइट, यहाँ से एक बनेगा, यहाँ से एक डीएनए बनेगा, यहाँ से एक डीएनए बनेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रेप्लिकॉन। तो यहाँ पे ये एक रेप्लिकॉन है, ये दूसरी रेप्लिकॉन है, ये तीसरी रेप्लिकॉन है। तो इसे हम कहेंगे पॉलीरेप्लिकॉन। एक से ज़्यादा है तो पॉलीरेप्लिकॉन या फिर मल्टी रेप्लिकॉन कहेंगे।
ठीक है। तो यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा ORI साइट प्रेजेंट होती है, तो हम उसे कहेंगे मल्टीपल ORI साइट प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स में। बट प्रोकैरियोट में पूरे डीएनए पे एक ही ORI साइट प्रेजेंट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। रेप्लिकेशन ऑलवेज स्टार्ट विथ ORI साइट। ORI साइट से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है एंड वो फिनिश कहाँ पे होता है, टर साइट पे, टर्मिनेशन साइट पे। तो आज के लिए इतना ही ठीक है, RNA एंड रेप्लिकेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना।